नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जिसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जीके के, हिंदी के, जीएस के। ठीक है, तो ये आपकी नॉलेज भी बढ़ाएंगे और आपके आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इनको देखते रहिए। और जो यूपी पीईटी का एग्ज़ाम होना है और जो यूपी पुलिस की परीक्षा आने वाली है उसके लिए, और अन्य वनडे एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उन सभी में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये प्रश्न। और इनको देखते रहिए, हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही हैं उनको देखते रहिए। और हमारी पहली जो कक्षाएं इस चैनल पर पड़ी हुई हैं उनको भी देख लीजिए, जिसमें हिंदी है, जीके है और आपका रीजनिंग है और मैथ की भी क्लास पड़ी हुई हैं, उनको भी देखते रहिए। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली कक्षाएं हैं। ठीक है, आइए हमारे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमें देखना है कि हमारे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं। देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है और देखिए इसमें क्या बताया है कि निफे जो होता है, क्या होता है निफे। पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है ये। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, सबसे भीतरी परत है, या पृथ्वी की सबसे मध्य की परत है, या पृथ्वी की उपजाऊ मिट्टी की परत है। इनमें से आपको बताना है कि निफे कौन सी परत को कहा जाता है। इनमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनके अनुसार आपको बताना है। तो देखिए, जैसे हम आपके लिए पृथ्वी बनाएं। ठीक है, पृथ्वी में क्या होता है, ये आपकी पृथ्वी है और इसमें 3 परतें और होती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो है सबसे बाहरी उपजाऊ मिट्टी की परत, ये है मध्य की परत। ठीक है, भीतर वाली परत। इसे देखिए, ये क्या है, भूपरपटी। ठीक है, भूपरपटी। और ये पहली वाली जो परत है इसे क्या नाम दिया गया है, स्याल। स्याल, SiAl, यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का इसमें प्रचुर मात्रा में भंडार पाया जाता है इस मिट्टी में, तो इसलिए इसे स्याल कहा जाता है, पहली वाली जो परत है। ठीक है, भूपरपटी के ठीक नीचे वाली, तो उसे स्याल कहा जाता है। भूपरपटी बहुत पतली परत है। दूसरे नंबर की जो है उसे सीमा कहा जाता है, SiMa। ठीक है, और सीमा क्या है कि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, सियाल में ग्रेनाइट चट्टानें। ठीक है, और जो हमारी मध्य की यानी सबसे भीतर वाली जो परत है, सबसे भीतरी, उसको क्या नाम दिया गया है, उसे नाम दिया जाता है निफे। उसे निफे, NiFe। Ni का मतलब निकल और Fe मतलब आयरन। तो निकल और आयरन की मात्रा इसमें बहुत भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे निकेल कहा जाता है। ठीक है, और जो सीमा वाली परत है, इससे ही जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो गर्म जल भी लावा के साथ में मिलकर बाहर आता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस थे उनको फांसी कब दी गई थी। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1927 में, 1908 में, 1931 में और 1928 में। तो देखिए, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनके अनुसार यदि देखा जाए, देखो 1927 में क्या हुआ था, एक महत्वपूर्ण बहुत गंभीर घटना घटित हुई थी और दिन था 19 दिसंबर। 19 दिसंबर। ठीक है, 19 दिसंबर को क्या हुआ था, जो काकोरी कांड के काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसके जो दोषी पाए गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां, इन महापुरुषों को फांसी की सज़ा दे दी थी अंग्रेज़ों ने। ठीक है, और वो काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था, वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, और 1931 में इसमें भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थीं, जिनमें से 2 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो एक तो है 27 फरवरी, 27 फरवरी, और दूसरी है 23 मार्च 1931। 23 मार्च
23 मार्च 1931। देखिए, जो 27 फरवरी थी, इस दिन क्या हुआ था, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन्होंने अपनी ही गोली से अपने आप को आज़ाद कर लिया था, यानी शहीद कर लिया था। उन्होंने अंग्रेजों की गोली से मरना स्वीकार नहीं किया था, अंग्रेजों के हाथ आना स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। और 23 मार्च को क्या हुआ था, जो भगत सिंह थे हमारे, उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, जो दे दी जानी थी 2 दिन बाद, लेकिन दे दी गई 2 दिन पहले। ठीक है। और 1928 में भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। देखिए, तो 1928 में क्या हुआ था, जो साइमन कमीशन के समय लाला लाजपत राय जी लाठी से घायल हो गए थे पुलिस की से, तो उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई थी उनकी। किसकी? लाला लाजपत राय जी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 1908। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी 11 अगस्त 1908 को। तारीख भी लिख लीजिए, 11 अगस्त। ठीक है, 11 अगस्त को। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये देखना है। देखिए, इस प्रश्न में आपको बताना है कि अप्रैल से जून तक चलने वाली जो फसली मौसम होता है, उसे क्या कहा जाता है? अप्रैल से जून तक चलने वाले, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनके अनुसार यदि हम समय का विभाजन करें, ठीक है, तो वो कैसे कैसे होता है। लगभग रबी की जो फसल बोई जाती है, वह कब बोई जाती है? नवंबर में। ठीक है। और काट कब लेते हैं इसको? इसको काटते हैं, यानी जाड़े जब शुरू होते हैं तब तो बोई जाती है, और गर्मी शुरू होती है तब ये काट ली जाती है। तो गर्मी कब शुरू होती है? फरवरी मार्च में। ठीक है, मार्च में, तब ये काट ली जाती है। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल बोई जाती है आपकी जुलाई में, यानी जब बरसात शुरू होती है। और काटते कब हैं इसको? अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है। और जो जायद की फसल होती है, वह इन दोनों के बीच की एक फसल होती है। ठीक है, रबी की और खरीफ की, दोनों के बीच की जो फसल होती है, उसे ही जायद की फसल कहा जाता है। तो वो कौन सी है? वो है मार्च अप्रैल से, मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक। ठीक है, जून जुलाई तक। अब देखिए, इसमें एक दिन तो फिक्स रहता नहीं है कि कब बोना है कब काटना है। जब किसान का समय होता है तब वह बोता है, पूरा महीना लगभग लग जाता है। ठीक है। तो आधे जून से आधे जुलाई तक लगभग काट लेता है वो अपनी फसल। ठीक है, क्योंकि उसे अगली फसल भी तो बोनी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो डूरंड लाइन है वो किन देशों के मध्य में स्थित है। पहला प्रश्न है हमारा, पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के मध्य में, भारत और चीन के मध्य में, भारत और अफगानिस्तान के मध्य में, या फिर फ्रांस और जर्मनी के मध्य में। तो देखिए, जो भारत और पाकिस्तान है, इनके मध्य में कौन सी रेखा बनी हुई है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक ऐसी रेखा बनी हुई है जो हमेशा गर्म बनी रहती है, लाल रहती है गर्म होके, यानी गर्म का मतलब रेड क्लिफ। हमेशा वहाँ पर लड़ाई दंगे चलते रहते हैं। वो कभी वो कहता है कि ये हमारी सीमा है, ये हमारी सीमा है, यहाँ पर हमारी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान उसे मानता नहीं है, भारत उसे मानता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और चीन के मध्य में एक ऐसी रेखा है जिस पर दोनों मोहित रहते हैं। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोनों ही मोहित रहते हैं, वो कहता है ये मेरी है, भारत कहता है मेरी है। ठीक है, तो वो कौन सी रेखा है? मैकमोहन, मैकमोहन।
ठीक है। और भारत अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड लाइन। और फ्रांस और जर्मनी बचे हुए हैं, तो इनके मध्य में कौन सी रेखा है? इनके मध्य में है मैगी नॉट। मैगी नॉट, ठीक है। मैगी नॉट जो रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सच धन जन, सत धन जन, सज धन जन और सत धन चन। तो देखिए इसमें जो सही जो ऑप्शन है हमारा, वह आपको बताना है कि कौन सा उत्तर हमारा सही है। नियम होता है उसमें क्या होता है कि जो दा और ता के बाद में जा और चा आ जाएं, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है? वो जा दो बार बनता है। जैसे ता वर्ग आ गया, ठीक है, ता अक्षर आ गया और ता अक्षर के बाद में उसकी संधि किससे कर दी गई? च या ज से, तो वह च या ज ही बन जाएगा, डबल च या डबल ज बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये है सज्जन, ठीक है, सत जन, सत माने अच्छा सत्य, ठीक है, और जन माने पुरुष या व्यक्ति, तो यही इसका सही उत्तर होगा सज्जन, बाकी सभी गलत हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी पर्वतमाला है, वह किस राज्य में नहीं है? ये आपको बताना। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर नहीं है, किस राज्य में नहीं फैली हुई है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये नीचे की साइड में जो भारत का दक्षिण भारत का हिस्सा है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस साइड में जो मालाबार तट है ना, केरल वाला साइड है, केरल वाला साइड, इसमें फैली हुई जो पर्वत श्रृंखला है ये वाली, ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है ये ऊपर तक जाती है, यहाँ से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और ऊपर महाराष्ट्र तक जाती है। देखिए आपको नक्शे में दिखा देते हैं, नक्शे में देख सकते हो आप कि ये आपका नक्शा है। देखिए इस प्रकार से ये भारत का नक्शा है और इसमें यहाँ पर जो फैली हुई है इस जगह पे यूं फैली हुई है वो, ठीक है। और इसे पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। इस साइड में, ये दूसरी जो साइड है, इस साइड में क्या है? इस साइड में है पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वे इस साइड में फैली हुई हैं। जो कोरोमंडल तट है उस साइड में, ये जो तट है ये मालाबार तट है, ठीक है। और इधर साइड में ये कोरोमंडल तट है। तो ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। इधर क्या है? ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो हमारी श्रृंखला थी, ठीक है, तो उसमें आंध्र प्रदेश कहीं भी नहीं आता है। आंध्र प्रदेश जो है इधर साइड में चला जाता है आपका पूर्वी घाट की तरफ। कहाँ पर चला जाता है? पूर्वी घाट की तरफ। ये देखिए यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है और जबकि हमारी वो पहाड़ी कहाँ पर फैली हुई है? यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर फैली हुई है? ये देखिए ये यहाँ पर फैली हुई है, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न में कौन नहीं है सही उत्तर? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने एवं संग्रहण करने का कार्य कहाँ पर होता है? तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। बताइए, हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं
रक्त में, यकृत में, बड़ी आंत में या किडनी में है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है आपका यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फुलहर झील जो है वह किस राज्य में स्थित है। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में अथवा उत्तर प्रदेश में। तो देखिए राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। मुख्य दो बड़ी झीलें अगर देखें हम तो देखिए राजसमंद है, जायसमंद है। ठीक है, ये तो मीठे पानी की हैं। राजसमंद, राजसमंद, जायसमंद, जय समंद। ठीक है, ये तो है मीठे पानी की दोनों। और जो खारे पानी की झील है, बहुत बड़ी झील है ये, वो कौन सी है? सांभर झील, सांभर झील। ठीक है, ये खारे पानी की है। ठीक है, ये खारे पानी की है। यहाँ से नमक भी बनाया जाता है, इतनी खारी है। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील है ये आप देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में है रेणुका झील और डल झील। ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, रेणुका झील और डल झील। और आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील जो मीठे पानी की है। ठीक है, बहुत अच्छी झील है। और उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है, उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। फुलहर झील के लिए ये उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। अच्छा, इस फुलहर झील से ही एक नदी निकलती है, उसका नाम आपको बताना है। तो वो कौन सी है ये बताइए। और ये फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये भी आपको बताना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जो ब्रिक्स है, BRICS, एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है उस अर्थ में बी का क्या मतलब है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, भारत है, ब्रिटेन है, ब्राज़ील है या बेल्जियम है। जो बी है इसका सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है ये देख लीजिए पहले तो। चूंकि इसमें भारत को इंडिया नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन इसमें है नहीं, बेल्जियम इसमें है नहीं, तो इसका सही उत्तर ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म देखिए, ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अलग अलग ये 5 देश हैं और पांचों के जो नाम के पहले अक्षर हैं उनके आधार पर इसका नाम रखा गया है। शुरुआत में इसका नाम केवल ब्रिक था, लेकिन बाद में एस अर्थात साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लिया गया इसमें, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। पहला इसका शिखर सम्मेलन कब हुआ था? वो हुआ था 2009 में। ठीक है, 2009 में। और जो भारत में हुआ था, भारत में इसका पहला शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? 2012 में नई दिल्ली में। ठीक है, और जो साउथ अफ्रीका है वह कब इसमें शामिल हुआ था? वह हुआ था 2010 में, 2010 में। ठीक है, कब हुआ था? 2010 में। उन प्रश्नों के सही उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की फुलहर झील में जिला पूछा था तो वो किस जिले में है? वह है पीलीभीत जिले में। किस में है? पीलीभीत। ठीक है, और इससे एक नदी जो निकलती है वह कौन सी नदी है? गोमती, गोमती। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम किससे होता है? फुलहर झील से।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं महत्व, लावण्यता, अतिशयोक्ति और प्राकथन। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए महत्व कैसे लिखा जाता है, महत्व लिखा जाता है म ह और आधा ता, फिर एक और आधा ता और फिर उसके बाद में व। ठीक है, इस प्रकार से महत्व लिखा जाता है। ठीक है ना। और आपका लावण्यता नहीं होके क्या होता है, केवल लावण्य, लावण्य। ठीक है, क्या होता है, लावण्य। और जो प्राकथन नहीं होके क्या होता है, प्राकथन होता है। प्रा आधा का, फिर पूरा का और फिर उसके बाद में थन। ठीक है, प्राकथन। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है, इस प्रकार से ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनेवा में, द हेग में, न्यूयॉर्क में और पेरिस में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जो जिनेवा है इसमें किसका मुख्यालय है, WTO का। ठीक है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व जो व्यापार संघ है उसका कहाँ पर, जिनेवा में। और न्यूयॉर्क में क्या है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र जो संघ का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और जो पेरिस ऑप्शन दिया हुआ है, पेरिस में क्या है, यूनेस्को, UNESCO। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। तो देखिए यूनेस्को क्या करता है, जो विश्व धरोहर स्थल होते हैं उनकी सूची जारी करता है, जो महत्वपूर्ण सूची होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या विभिन्न प्रकार के ऐसे स्थल जो पूर्व काल से धरोहर के रूप में रखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनको यह विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करता है और उनकी देखरेख करने का कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसके फुल फॉर्म होती है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पेरिस कहाँ पर स्थित है, फ्रांस में। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में, अमेरिका का एक शहर है। और जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या है, द हेग में, द हेग में, जो कि नीदरलैंड का एक शहर है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी विटामिन है जो ऊष्मा के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। ऊष्मा के प्रभाव से नष्ट हो यानी ऊष्मा कहते हैं गर्मी को, यानी गर्म करने पर वह विटामिन नष्ट हो जाती है। ऐसी कौन सी विटामिन है ये आपको बताना है। तो विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ए है या विटामिन के है। इनमें से कौन सी विटामिन है ये आपको बताना है। तो देखिए जो हमारी विटामिन सी है इसे अगर हीट दी जाए, गर्मी दी जाए तो ये नष्ट हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, विटामिन सी। अच्छा, इनके जो नाम होते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल। और विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन के का नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राकृतिक जो रबर होती है उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो पॉलीथीन होती है या सल्फर होती है या फिर क्लोरीन होती है या फिर स्पंज होती है, उसे मिलाया जाता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो देखिए जो सल्फर होती है उसको हम वल्कनीकरण के लिए सल्फर
रबर गर्म करते समय यानी उसको जब उबालते हैं तो उसमें सल्फर मिला दी जाती है, जिससे वह कठोर हो जाती है, मजबूत हो जाती है, ठीक है, लचीली और अच्छी हो जाती है, अच्छी क्वालिटी की हो जाती है, इसलिए इसमें सल्फर मिला दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, इनमें से विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए जो उपकरण होता है वह कौन सा है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, विद्युत जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन या विद्युत बल्ब। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। दिया क्या है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये आपको पूछा गया है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, जो विद्युत जनरेटर होता है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, विद्युत, ठीक है। जो लाउड स्पीकर होता है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत को ध्वनि में, ठीक है। माइक्रोफोन होता है ये क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और विद्युत बल्ब क्या होता है, ये करता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे ऊष्मा में, ऊष्मा और प्रकाश, ठीक है, दोनों में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वह है लाउड स्पीकर, ठीक है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या केरल में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बताइए कौन सा उत्तर सही है इनमें से। तो देखिए, जो मणिपुर है, मणिपुर में कौन कौन से हैं, सिरोही, मणिपुर में सिरोही, ठीक है, और एक और है कीबुल लामजाऊ, कीबुल लामजाऊ, ठीक है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पर, जो राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि अभी मणिपुर बहुत गर्म मुद्दा रहा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केबुल लामजाओ और मणिपुर। अच्छा, ये ऐसा और है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है भरतपुर में घाना, ठीक है, और एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी भरतपुर में, एक ही है वैसे, ठीक है, पक्षी अभयारण्य है एक तो। इस प्रकार से घाना पक्षी अभयारण्य है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, केवलादेव और घाना, ठीक है। और जो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सबसे लास्ट वाला, केरल, तो केरल में कौन सा है, एक तो है अनाईमुड़ी, ठीक है, एक तो हो गया अनाईमुड़ी और दूसरा है आपका पेरियार, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से किसको जल में रखा जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा तत्व है जिसे जल में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सोडियम है, फास्फोरस है, लोहा है या पारा है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो सोडियम होता है ये जल के संपर्क में आते ही जलने लग जाता है, तो इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, ठीक है, मिट्टी के तेल में। और लोहा जल और
ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, मिट्टी के संपर्क में आ जाता है, तो ये जंग खा जाता है, इसे जंग लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सफ़ेद फास्फोरस। क्या है? सफ़ेद फास्फोरस। यदि इसे सफ़ेद फास्फोरस को जल में न रखा जाए तो ये वायु के संपर्क में आते ही जलने लग जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सफ़ेद फास्फोरस। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुंवारा, विवाहित, विधुर या अनाथ। तो देखिए, जो कुंवारा होता है, कुंवारे का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है। अविवाहित, तो ये अविवाहित, अविवाहित। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है हमारा विवाहित, यानी जिसका विवाह हो गया हो। ठीक है, और अनाथ जिसका कोई न हो, जिसके माता पिता न हो, कोई न हो। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विधुर। सही उत्तर क्या है? विधुर। ठीक है, यानी वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है वह विधुर, और वह स्त्री जिसका पति मर गया है वह क्या कहलाती है? विधवा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे, इनमें से किस कारक चिन्ह को संबंध कारक के लिए प्रयोग किया जाता है? तो संबंध का अर्थ क्या होता है? किसी का किसी से संबंध बताना। तो इसके लिए कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग किया जाता है? वह है का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? का। अच्छा, इनको भी देख लेते हैं। के लिए जो है, इसके लिए कौन सा होता है? संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान मतलब, संप्रदान का मतलब मैंने उसके लिए 100 रुपये दिए, तो उसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान। उसने मेरे लिए 50 रुपये दिए। ठीक है, उसने राम के लिए भोजन कराया, या राम को भोजन कराया, के लिए अथवा को। ठीक है, ये क्या है? संप्रदान। ने किसके लिए आता है? कर्ता के लिए, कर्ता ने। ठीक है, पर अधिकरण किसके लिए? मैं, पे, पर। ठीक है, मैं, पे और पर। जैसे टेबल पर, किवाड़ पर। ठीक है, कमरे में। तो इसके लिए क्या होगा? अधिकरण, अधिकरण। ठीक है, अब इन्हें क्रम से सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम के सौदा हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, से। ठीक है, अपादान से अलग होने के संबंध में। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ है, वृक्ष से फल गिरा। ठीक है, तो इस प्रकार से के अर्थ में संप्रदान के लिए अपादान, अपादान कारक किसके लिए होता है? अपादान से अलग होने के संबंध में। संबंध का, की, के, रा, री, रे, रारी रे अर्थात मेरा। ठीक है, मेरी, मेरे। नानी ने, अपना, अपनी, अपने। ठीक है, तो संबंध का, की, के, रारी रे, नानी ने, अपने। ठीक है, ये ने अलग है, ये वाला जो ने है ये अलग है। ठीक है, रारी रे, नानी ने। अधिकरण मैं, पे, पर। ठीक है, और संबोधन हे, ओ, अरे। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? संबंध के लिए संबंध कारक का। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द मोद के लिए पर्यायवाची शब्द है? नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं। आइए देखिए, उल्लास, आनंद, अवलंब और आह्लाद।
तो उल्लास, आनंद और आह्लाद, ये तीनों ही आनंद के पर्यायवाची हैं। प्रमोद, मोद, हर्ष, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जो अवलंब है, अवलंब का मतलब क्या होता है? आधार, ठीक है, किसी चीज का आधार। आइए, हमारा आज का जो प्रश्न है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, और इसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है, ये आपको ढूंढ करके बताना है। या इसका उत्तर यदि आपको याद है तो आपको बताना है कि पेड़ के पत्तों का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हरा होता है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे प्रश्न लाए जाते रहेंगे, इसी प्रकार से आपके साथ में मेहनत की जाती रहेगी, ठीक है। आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, किसी का भला करने का मन हो तो शेयर कीजिए, और यदि आपको अन्य भी कक्षाएं चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और यदि आपको ये कक्षाएं अच्छी नहीं लगी हों तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में, इसी प्रकार के प्रश्नों को देखते रहिए। अन्य कक्षाएं जो हैं उनको भी देखिए, गणित की, रीजनिंग की, हिंदी की जो कक्षाएं हैं, जीके जीएस के जो प्रैक्टिस सेट हैं, उनके माध्यम से जो ऑपरेशन सीरीज ये चल रही है उसको भी देखते रहिए, करते रहिए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। धीरे धीरे अन्य कक्षाएं भी आपके लिए बढ़ाई जाएंगी, जिनको आपके लिए इस प्रकार से सेट किया जाएगा कि किसी भी परीक्षा में बैठने पर यदि वह सीधा सीधा प्रश्न नहीं आया तो उसका संबंध उस प्रश्न से जरूर होगा, कहीं ना कहीं होकर, ठीक है। ये हम इस बात की गारंटी लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, नमस्कार।